हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। MPC 031 का ब्लॉक 1 चल रहा है और यूनिट 3 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टार्ट करे थे। उसमें हम पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ पीपल के 3 पॉइंट। अब आगे चौथा पॉइंट है जिसमें आता है मोटिवेटेड बिहेवियर। तो नेचर ऑफ पीपल की बात हो रही थी, तो नेचर में ये भी आता है कि हम सबका बिहेवियर बहुत मोटिवेटेड हो सकता है। हमारे अंदर अलग अलग टाइप की मोटिवेशंस होती है। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसे मोटिवेट करती है। नियरली ऑल कॉन्शियस बिहेवियर पर्टिकुलरली दैट एट द वर्क प्लेस इज मोटिवेटेड। मतलब कह रहे हैं काम पे जो हमारा बिहेवियर दिखता है, वर्क प्लेस पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड बिहेवियर होना चाहिए या होता है, जो कॉन्शियसली मोटिवेटेड होता है। मोटिवेटेड क्यों होता है? क्योंकि हम सब काम करते हैं टू सेटिस्फाई नीड्स, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए काम करते हैं, अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो हमारे अंदर कोई ना कोई मोटिवेशनल ड्राइव होती है जो हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट से हमें मिलती है, जिसके लिए हम काम करते हैं, जीते हैं। अपने जॉब्स को हम एक एज अ टूल या एज अ मीडियम देखते हैं अपनी मोटिवेशनल ड्राइव के थ्रू अपने नीड्स पूरे करने के, अपनी लाइफ्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर किसी के अंदर मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ नीड पीपल आर मोटिवेटेड नॉट बाय व्हाट वी थिंक दे ऑट टू हैव बट बाय दे देमसेल्फ वांट। मतलब मैनेजर्स के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि लोग हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से मोटिवेट हो रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं या हम उन्हें जो प्रोवाइड कर रहे हैं। रेदर जो लोग होते हैं वो खुद की नीड के अकॉर्डिंग मोटिवेट होते हैं कि उनकी क्या नीड है। अब आपने अगर मेरी विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखी होगी वीडियो, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप उनको कोई भी रिवॉर्ड ऑफर करते हो काम करने के लिए, तो वो मोटिवेट तभी होंगे जब उनको उनके हिसाब से लगेगा कि वो रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट है। तो उसको आप वीडियो को देखना, तब आपको ये लाइन यहाँ समझ आएगी कि लोग कैसे रिवॉर्ड को देखते हैं। क्या उनके लिए हर बारी वो रिवॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्या वो मोटिवेट होते हैं उस चीज़ से जो ऑफर किया जाता है? तो मैनेजर का जॉब है आइडेंटिफाई करना एम्प्लॉय के नीड्स को, कि उनकी नीड्स क्या है, क्या चीज़ उन्हें ड्राइव करती है, और उसी से उनके बिहेवियर को टास्क की तरफ चैनल करना, उनकी परफॉर्मेंस को चैनल करना, मतलब सही डायरेक्शन में लेके जाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं 2 तरीके यूज कर सकते हैं मैनेजर्स मोटिवेट करने के। पहला है इट कैन शो देम हाउ सर्टेन एक्शन विल लीड टू देयर नीड फुलफिलमेंट। पहला तरीका तो ये है कि उनको मैनेजर्स ये बता सकते हैं कि आपका उनका जो नीड है वो कैसे पूरा हो सकता है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ये काम पूरा होगा। जैसे अगर सेल्स इंक्रीज करेंगे तो हमें गुड कमीशन मिलेगी, जिससे आपके सेल्फ एस्टीम नीड्स बढ़ेंगे। तो जैसे कमीशन एक तरह का कह सकते हो रिवॉर्ड हो गया है, एक तरीका जो मैनेजर्स यूज़ कर सकते हैं कि आप सेल्स बढ़ाओ, आपकी कमीशन बढ़ा देंगे, उससे ऑटोमेटिकली आपके बेसिक नीड्स और सेल्फ एस्टीम नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे। दूसरा तरीका जो बहुत ही नेगेटिव तरीका कह रहे हैं कि उनको थ्रेटन कर सकते हैं कि डिक्रीज नीड फुलफिलमेंट इफ दे एंगेज इन। अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर कंपनी की सेल नहीं बढ़ेगी तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो थ्रेटन कर सकते हैं, जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम और सिक्योरिटी नीड थ्रेटन हो सकते हैं, खतरा हो सकता है। 2 तरीके हैं, या तो पॉजिटिवली मोटिवेट करो या नेगेटिवली उनको थ्रेटन करके धमका के काम करवाओ। तो फर्स्ट अप्रोच इज बेटर, ऑब्वियसली पहली वाली अप्रोच बेटर है। अब यहाँ पे रोल ऑफ मोटिवेशन क्या है प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कह रहे हैं मोटिवेशन की इक्वेशंस कैसे बनती हैं, कैसे मोटिवेशन आप कह सकते हो कि आती है। तो पहली चीज़ होती है कि कोई भी काम करने के लिए हमें एबिलिटी चाहिए। एबिलिटी हमारे अंदर कैसे आती है, एक क्षमता जो होती है काम करने की कैसे आती है? जब हमें नॉलेज और स्किल दोनों होते हैं, दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होगी। हमें सब कुछ पता है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन कभी करा नहीं हुआ, आप प्रैक्टिकली नहीं करते हो। यही तो प्रॉब्लम आती है कि जो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी टॉप की ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए होते हैं, उनको नॉलेज बहुत होती है लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं होता कई बारी। तो कंपनीज कहते हैं कि नॉलेज है लेकिन हमें स्किल चाहिए, स्किल। और कई बार क्या होता है कि स्किल बहुत अच्छा होता है लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं ली होती, तो कहते हैं स्किल तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो एबिलिटी है वो दोनों चीज़ों से आती है, नॉलेज और स्किल से, और ये सही भी है, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी होना चाहिए। फिर उसके बाद एटीट्यूड और सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड किसी चीज़ को लेके कैसा है। एटीट्यूड कैसा है, मतलब आप उस चीज़ को कितना पॉजिटिवली ले रहे हो, कितना आपको वो एनकरेज करती है चीज़, कितना
आपका मन करता है उसको करने का, या नेगेटिवली ले रहे हो या उसको बहुत पेसिमिस्टिकली ले रहे हो, और साथ में आपकी सिचुएशन कैसे अलाउ कर रही है उसको करना, कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको, इन दोनों चीज़ों से आपकी मोटिवेशन बनती है। फिर जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है, एबिलिटी भी है और मोटिवेटेड भी हो, तो क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इफेक्ट नज़र आता है कि आप कितने एबल हो और आपके अंदर कितनी मोटिवेशन है। अगर दोनों में से कुछ भी कम हुआ तो परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। और परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर रिसोर्सेज भी दे दे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशन इन्होंने बता रखा है कि पहले हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ हमारे अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, जो इन दोनों पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद एबिलिटी और मोटिवेशन दोनों होगा तो वो परफॉर्मेंस पे शो होगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी उतने अवेलेबल होने चाहिए। तो ये इनडायरेक्टली इन्होंने डिराइव करके बताया है कि कैसे हमारे नॉलेज और स्किल हैं वो हमारी एबिलिटी बनाते हैं, और मोटिवेशन हमारे एटीट्यूड से होती है। एक सिचुएशन में हम किस तरह एटीट्यूड हमारा शो करते हैं, एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिवली नेगेटिवली किस तरह देखते हैं। फिर मोटिवेशन के साथ साथ जब एबिलिटी मिल जाती है तो वो हमारा पोटेंशियल परफॉर्मेंस बन जाती है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल टू अज्यूम दैट इफ एम्प्लॉयज हैव बीन सेलेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे हैं कि अगर आप इतनी स्क्रीनिंग के बाद, इतने इंटरव्यू के बाद किसी को सिलेक्ट करते हो, तो ये तो ऑटोमेटिकली मान लेना चाहिए कि आपके सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब में क्या है, उन सब की एबिलिटीज़ जो है वो सिमिलर है, क्योंकि आपने उनको इंटरव्यू लेके सिलेक्ट किया है। आपने खुद ही तो स्क्रीनिंग करी है, इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे टेस्ट लिए हैं, जो सिलेक्ट किए हैं। तो जब इतना कुछ चेक करके सिलेक्ट हुआ तो इसका मतलब उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, तभी तो वो सिलेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि एबिलिटी तो है उनके अंदर, इसका मतलब किस चीज़ को फोकस करना है अब हमें, मोटिवेशन को करना है। एबिलिटी तो है तभी तो वो सिलेक्टेड है उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटीज़। तो अब फोकस कहाँ रहना है, मोटिवेशन पे रखना है। ठीक है, तो व्हाट मेक्स क्रूशियल डिफरेंस, अब इसमें फ़र्क कहाँ से आएगा, मोटिवेशन से फ़र्क आएगा कि वो कितने मोटिवेट होते हैं, आप ऐसा क्या करते हो जिससे वो मोटिवेट होंगे, और उसके बाद मोटिवेशन के साथ साथ आप उनको कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो। तो कपल्ड विद रिसोर्सेज में जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ गया, जैसे होता है कि किसी किसी कंपनी में बिल बनाने में ही इतना टाइम लग जाता, कोई बिल पास ही नहीं हो रहा, कोई बिल अप्रूव ही नहीं हो रहा, तो वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मटेरियल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, टेक्निकल हो गया, जैसे टूल्स वगैरह, फंड्स वगैरह, इस तरह के रिसोर्सेज अगर इजीली होंगे अवेलेबल तो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जिसके अंदर एबिलिटी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। ये था मोटिवेशन। फिर आता है वैल्यू ऑफ पर्सन। लास्ट में इन्होंने दिया है पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एथिकल प्रीमाइस के अंदर आती है, ये साइंटिफिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि पीपल वांट एंड शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर फैक्टर्स। मतलब यहाँ लोग चाहते हैं कि हमें लैंड लेबर कैपिटल की तरह नहीं, हमें ये इंसानों की तरह, क्योंकि हम हायर ऑर्डर हैं यूनिवर्स में, वी आर हायर बीइंग्स। हायर ऑर्डर मीन्स हम हायर बीइंग्स हैं, हमारे अंदर दिमाग है, हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है, तो हमें उसकी तरह ट्रीट ना किया जाए। जैसे फैक्ट्रीज़ में होता है कि भाई काम कराए जा रहे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, एप्रिसिएशन नहीं, वो नहीं, मशीन थोड़ी है। वी आर नॉट लैंड लेबर कैपिटल, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हमें ट्रीट कैसे करना है, विद रिस्पेक्ट करना है और डिग्निटी करना है। ठीक है, तो एवरी जॉब नो मैटर हाउ सिंपल और मीनियल entitles people who do it proper respect and recognition of their unique aspirations and ability। मतलब कोई भी सिंपल से सिंपल भी जॉब होगी ना, आप वहाँ पे अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, चाहे वो लेबर क्लास ही क्यों ना हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो उस जॉब को उतने ऑनेस्टी से नहीं करेगा। जिसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखा जाएगा या रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी या उनको उनकी एबिलिटीज़ और एस्पिरेशन को जो है नहीं ध्यान में रखा जाएगा, तो वहाँ पे वो जॉब नहीं करेगा ढंग से। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी रिजेक्ट्स द ओल्ड नोशन ऑफ सुइंग एम्प्लॉय एज मियरली इकोनॉमिक टूल्स। तो जो हमने मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स पढ़ी थी पिछली कुछ वीडियो में, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि उनको टूल्स की तरह मत यूज़ देखो कि बस पैसा दे दिया तो वो काम कर लेंगे और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लुक एट देम एज अ ह्यूमन बीइंग। This metaphysical recognition that life has an overall purpose and each individual has an inner integrity। तो सबके पर्पस होते हैं अपने अपने, सबके अंदर एक इंटीग्रिटी है और एथिक्स को बहुत ध्यान में हमें रखते हुए चलना है।
और उनकी जो वैल्यू है, एम्प्लॉय को वैल्यू देनी है, उनको रिटेन करने के लिए वैल्यू देनी है, क्योंकि वो पॉजिटिवली उनको हमने देखना है कि दे आर गुड वर्कर्स, उन सबके अंदर पोटेंशियल है, सबकी ट्रीटमेंट बहुत एथिकल होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ट्रीट एम्प्लॉय इन एथिकल फैशन। एथिकल फैशन का मतलब है नैतिकता से, एथिक से अलग नहीं होना। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश कोड ऑफ एथिक्स। सबके अंदर, सब कंपनीज के कुछ रूल रेगुलेशन, कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए कि हमें किन चीज़ों को नहीं करना है। और पब्लिसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ एथिकल वैल्यू, प्रोवाइड एथिक्स ट्रेनिंग देनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देने चाहिए एथिकल बिहेवियर के लिए। जो एम्प्लॉय एथिकल बिहेवियर शो करे उसको भी रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि ये चीज़ें और ज़्यादा प्रमोट हो। पॉजिटिव रोल मॉडल्स को पब्लिसाइज करना चाहिए कि आप अपनी कंपनी में कोई रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने कोई बहुत अच्छे एथिकल काम किए तो उनको पब्लिसाइज करो। इंटरनल प्रोसीजर टू हैंडल मिसकंडक्ट, कि कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसको कैसे हमने हैंडल करना है, उसका भी अंदर एक प्रोसीजर होना चाहिए इंटरनली। ये 5वीं कैटेगरी थी नेचर ऑफ पीपल में, कि कैसे हमने ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करना है। फिर अब ये कुछ असेसमेंट क्वेश्चन है, उसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने पहला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में शुरू किया था वो था नेचर ऑफ पीपल, जिसके अंदर हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी। अब जो दूसरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसमें है वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 ही कैटेगरीज है। तो पहली कैटेगरी है सोशल सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कह रहे हैं कि एक सोशल सिस्टम है, नॉट जस्ट अ कलेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, खाली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, एक सोशल सिस्टम है, लोगों से बना हुआ एक सोशल सिस्टम है। एंड देयर एक्टिविटीज़ आर गवर्न्ड बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल लॉज। तो सोशल और साइकोलॉजिकल लॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं जो खुद एक सोशल और साइकोलॉजिकल बीइंग्स हैं। तो उनके सबके सोशल रोल्स होते हैं, स्टेटस होता है, उनका बिहेवियर इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर, अपनी खुद की इंडिविजुअल ड्राइव से इन्फ्लुएंस होता है। तो इनफैक्ट in organization 2 type of social system exist side by side. One is formal social system and other is informal. तो ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लो। कह रहे हैं 2 तरह के सोशल सिस्टम होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको क्लासिक हॉथरॉन स्टडीज़ याद हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हॉथरॉन स्टडीज़ के लिए मेरी वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एक्लेक्टिक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी हॉथरॉन स्टडीज़ के ऊपर, आप पहले उसको देखना जाके। तब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर आपने वो देखा हो तो अगर आप देख लोगे तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा बेटर यहाँ पे समझ आ जाए। तो अगर उसको देखें तो यू मे रिकलेक्ट, उसको याद करके, वेयर द नॉर्म्स इम्पोज बाय द इनफॉर्मल सोशल सिस्टम लेड टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट बाय ग्रुप मेंबर्स इन द बैंक वायरिंग रूम स्टडी। तो ये एक उसमें एक्चुअली क्या था कि जो हॉथरॉन स्टडीज़ थी वो 4 फेजेस में हुई थी। तो उसका जो लास्ट फेज था वो था बैंक वायरिंग रूम सिस्टम। तो उसमें कह रहे हैं अगर आपको याद हो कि कैसे ग्रुप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखा गया, कि कैसे उन्होंने अपने खुद के नॉर्म्स बना लिए थे ग्रुप में कि हमें किस तरह से काम करना है, कितना काम करना है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर आपको याद आ गया हो कि वो एक अलग सिस्टम चल रहा था, कि वो ग्रुप कैसे अपने आप अपने सिस्टम बना के काम कर रहा था। तो जब उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आपको इतने, वहाँ पे एक्चुअली जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आपको इतने पीसेस बनाने हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी उस ग्रुप ने उस तरह काम नहीं किया था। तो वो एक एग्जांपल देके ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेरी वीडियो में जाकर देख लेना ज़रूर, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा क्योंकि ये फॉर्मल इनफॉर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल का एग्जाम्पल दे रहे थे। तो सोशल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब कह रहे हैं कि सोशल सिस्टम का मतलब है आपस में लोगों के जो रिलेशनशिप होते हैं उसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है, बहुत चेंजेस होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, इसके अंदर बहुत चेंजेस होते रहते हैं। और सिस्टम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एक मेंबर का दूसरे मेंबर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसकी कोई रिजिड बाउंड्रीज नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लोग गुड्स शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कह रहे हैं कि इन चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट द सोसाइटी एट लार्ज एज वेल। क्योंकि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो सोसाइटी से ही तो आ रहे हैं, उनके अंदर जो उनके एटीट्यूड है, उनकी जो उनकी थिंकिंग है, थॉट्स है, वो कहाँ से है, सोसाइटी से ही है।
तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सोसाइटी का तो असर हो ही रहा है, क्योंकि ऑल एम्प्लॉयज़ जो उसमें काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के ही तो मेंबर है जहाँ से वो आ रहे हैं। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ एन इनकंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम विद एक्सटर्नल सोसाइटी में नॉट लास्ट ओवर लॉन्ग, जिनका वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा ना, कभी एथिकल हो रहे हैं कभी अनएथिकली चल रहे हैं, तो जिनका वैल्यू सिस्टम फिक्स नहीं होगा, कल्चर कोई प्रॉपर नहीं होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ उसको लंबा चलना बहुत मुश्किल है। आपको वो हॉथरन स्टडीज़ वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे जो भी यहाँ लिखा हुआ है उससे। फिर आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरी कैटेगरी है इसमें, नेचर ऑफ जो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल में, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहली कैटेगरी सोशल सिस्टम थी, अब दूसरी कैटेगरी है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरकल्चरल बोला हुआ है, लॉन्ग टर्म है, फिर कंजर्वेशन है, इसको एनवायरमेंटल भी लिखा है, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट है, रिलीफ एंड इमरजेंसी है। शॉर्ट टर्म इंटरकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? दैट एनकरेज रिस्पॉन्सिव इंटरनेशनल वॉलेंटियरिंग। तो ये शॉर्ट टर्म इंटरकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये वो वाली होती है जो रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव वॉलेंटियरिंग को एनकरेज करती है। इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू हेल्प द पर्सन कंसर्न टू मेक यूज दैट दे हैव थॉट अबाउट द इश्यूज रेज्ड एंड दैट दे नो दे आर इम्पॉर्टेंट। Okay, and by signing it, the person concerned can show that they support the principles that they sought out. तो इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं किनको हेल्प करने के लिए? द पर्सन कंसर्न टू मेक यूज दैट दे हैव थॉट अबाउट द इश्यूज रेज्ड, ये दिखाने के लिए कि जो इश्यूज रेज होते हैं कंपनी में उसके बारे में सोचा जाता है, एंड वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो इश्यूज इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, ठीक है। और उसको साइन करने से आप ये दिखाते हो कि आप सपोर्ट करते हो इन प्रिंसिपल्स को। तो अगर मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कह रहे हैं जो शॉर्ट टर्म इंटरकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो भी इश्यूज होते हैं, कंसर्न्स होते हैं लोगों के, जो भी इश्यूज उठाए जाते हैं उनके बारे में सोचा जाता है, उनके ऊपर काम किया जाता है, लोगों को ये फील होता है कि उनकी वैल्यू है, और ये चीज़ें जो है उनको सपोर्ट करने के लिए हैं, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फोकस कहाँ पे होता है? एम्पावरिंग लोकल पीपल, जो वहाँ पे लोकल पीपल है उनको एम्पावर करना, एंड इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ स्किल ट्रांसफर रिक्वायर स्पेसिफिक एजुकेशनल एंड प्रॉफिट, मतलब बेसिकली उनको स्किल और नॉलेज से इक्विप करना। तो लॉन्ग टर्म जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इसमें क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल सिखाएं, नॉलेज दें, एम्पावर करें, मतलब उनके अंदर पावर हो इस चीज़ की कि हमको आता है काम, उनको हमारे अंदर, हमारे पास क्वालिफिकेशंस है, हमारे पास क्वालिफिकेशंस है, नॉलेज है, स्किल है। तो दिस इज़ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। फिर कंजर्वेशन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कंसर्न होती है? विद कंजर्वेशन ऑफ एंड एनवायरमेंटल वर्क, दे हैव बीन क्लासिफाइड सेपरेटली एज देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क इन दिस एरिया, और इसमें द टर्म इज यूज टू कवर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन दैट लिस्ट देयर प्राइमरी एक्टिविटी एज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कंजर्वेशनल और एनवायरमेंटल वर्क करना, अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करना है, वो इस कैटेगरी में आती हैं। फिर रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी आती है? दैट आर नॉट देमसेल्फ इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग और रनिंग वॉलंटियर प्रोग्राम, ये खुद कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये प्लेसमेंट्स करते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट्स करने का मतलब है जैसे लोगों की नौकरियां लगवाना, प्लेसमेंट्स करना, ओके, बट दे आर नॉट देमसेल्फ इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन और रनिंग, मतलब खुद कोई प्रोग्राम रन नहीं कर रहे हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट एंड मे नॉट चार्ज अ फी फॉर, मतलब ये लोग हो सकता है प्रॉफिट के लिए या बिना प्रॉफिट के भी लोगों की नौकरियां लगवाने का काम करें, तो ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। फिर रिलीफ एंड एमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जो किसी नेचुरल डिज़ास्टर और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे काम करती हैं। एंड तो हमने ये 5 पढ़ी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? पहले हमने शॉर्ट टर्म और इंटरकल्चरल पढ़ी, जहाँ पे उनका फोकस होता है कि लोगों को कैसे ये फील कराना कि जो भी इश्यूज़ हैं उनके, वो उनको कंसर्न्स को, इश्यूज़ को रेज कर सकते हैं, उनकी बात को सुना जाएगा।
इनका फोकस ये होता है। फिर हमने देखा लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है लोग एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करवाना थ्रू नॉलेज एंड स्किल एंड क्वालिफिकेशन। फिर कंजर्वेशन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करती है। रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर खुद के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है पर वो दूसरी कंपनीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट कर रहा है। एंड रिलीफ एंड इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे टाइम पे हेल्प करते हैं जब कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं। ये थी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन एडिशन टू देम ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एंड मेंटेन ऑन सम म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। तो कभी कभी कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाती है जो 2 से ज़्यादा लोगों का एक कॉमन पर्पस होता है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो मिलके मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। तो इट इज़ अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ 2 or more people दैट फंक्शन ऑन अ रिलेटिवली कंटिन्यूअस बेसिस टू अचीव अ कॉमन गोल। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि 2 से ज़्यादा लोगों का यूनिट या ग्रुप होता है, सोशल यूनिट, जो मिल के काम करते हैं कॉन्टिन्यूसली अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड पीपल एंड पीपल नीड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की ज़रूरत है और लोगों को ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। पीपल सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश देयर गोल्स थ्रू पीपल। दूसरी चीज़ के पीपल अपने नीड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल लोगों के थ्रू अचीव कर रही है। दोनों का आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट है जो सुपर ऑर्डिनेट गोल है, इसलिए वो दोनों के एफर्ट्स आपस में इंटीग्रेट होके इकट्ठे होके इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट जो है इकट्ठे होते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। तो परफॉर्मेंस सुपीरियर होती है, इफेक्टिवनेस होती है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए दैट ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट आर डीपली इंटरवाइंड। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरवाइंड है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी और एम्प्लॉय की इंटरेस्ट भी। एंड इफ द इंटरेस्ट ऑफ वन सफ़र, किसी एक का भी इंटरेस्ट अगर सफ़र होगा तो दूसरा भी सफ़र होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि अगर किसी एक का भी इंटरेस्ट सफ़र होगा ना, आपके एम्प्लॉयज़ का भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी सफ़र करेगी, या अगर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी सफ़र करेंगे। दोनों की तरफ से एफर्ट चाहिए। बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली प्रॉस्पर इफ दे हेल्प ईच अदर टू प्रॉस्पर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक बहुत अच्छा कंक्लूजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो दिस वॉज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं 2, एक नेचर ऑफ पीपल और एक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम शिफ्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, और कुछ चीज़ें ना भी क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो ऑर्थोन स्टडीज़ ऑन माई इक्लेक्टिक प्लेलिस्ट, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।